जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत ही जोरों शोर से लगे होंगे। तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में जो एक सब्जेक्ट आता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे जो कि है अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आखिर कहते किसे हैं इसको देख लेंगे। सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या होता है, इन सभी तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान। तो देखिए सामाजिक विज्ञान बोले तो इसका परिभाषा अगर हम देखें, ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन इसको आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं। एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आप सभी को ये सारी सब्जेक्ट में अभी पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखिए सामाजिक विज्ञान यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंतर्गत मानवों का अध्ययन, इसके अंतर्गत मानवों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानवों का अध्ययन किया जाता है, या हम वैसे भी बोल सकते हैं कि वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत मानवों का अध्ययन किया जाए उसे ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान क्या है, वैसा विज्ञान, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत मानवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत हमारा 5 सब्जेक्ट आते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा इतिहास, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री। दूसरा में आ जाएगा भूगोल, जिसको हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी। उसके बाद हमारा आ जाएगा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमारा आता है राजनीतिक शास्त्र, इसको बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान। उसके बाद एक हमारा और सब्जेक्ट आता है जिसको बोला जाता है आपदा, और इसको बोला जाता है डाइजेस्टर। तो ये जो 5 सब्जेक्ट आते हैं वो हमारा सामाजिक विज्ञान से आते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में आज जो हम लोग का सेशन रहेगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और बारी बारी से इसके बाद हमारा इतिहास और भूगोल भी चलेगा, यानी एक साथ 3-3 सब्जेक्ट चलेगा आपका। उधर आपका साइंस चल ही रहा है और थोड़ा ही दिन में आप लोग का मैथ भी शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे लोग, उससे पहले समझ लेते हैं। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं जो कि सामाजिक विज्ञान का मैं ये बताया था उसमें कि किस सब्जेक्ट से किस विषय से कितना अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो वो सेशन जो है वो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर जाकर देखें और वहां से आप समझ पाएंगे कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान का पैटर्न है वो क्या है, किस विषय को हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस विषय पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस विषय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उन सभी चीजों पर मैं उस वीडियो में चर्चा किया हूं। तो वो वीडियो आप सब जरूर देखें। उसमें देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान आप लोग समझ गए कि वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम मानवों का अध्ययन करते हैं या मानवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आता है ये 5 सब्जेक्ट आता है
लेकिन आपके अगर 10th क्लास की स्टैंडर्ड की बात की जाए तो 10th क्लास में आप लोग का टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन किताब की बात की जाए तो यहाँ पे 4 भी किताब हैं। 4 किताब यानी 4 बुक आप लोग के क्लास 10th में है। तो आप पूछिएगा कि एक बुक जो है वो ज्यादा कैसे हो गया, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि भूगोल जो है देखिएगा बहुत ही मोटा बुक है भूगोल का। भूगोल में ही ये जो सेशन है आपका, ये जो भूगोल में ही ये जो सेक्शन है आपका आपदा, आपदा आपका क्या किया है भूगोल में ही लास्ट में दे दिया है। तो इसको भूगोल पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्या होता है ये। चलिए फिलहाल हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था समझते हैं कि आखिरकार ये अर्थव्यवस्था होता क्या है और अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी होती हैं। चलिए तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज जो सेशन हमारा है वो अर्थव्यवस्था का है और अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर जो कि हमारा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसको देखेंगे लोग। इसके बाद हम लोग और भी जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे लोग। तो पहला जो हमारा चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है उसको देखते हैं लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आखिरकार ये अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, उसके स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या फिर उसको संरचना के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। लेकिन इसको तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। और अर्थव्यवस्था यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग हम दे रहे हैं अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। यहाँ से आप लोगों का बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो अर्थव्यवस्था पहले इसके अंक के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था आप लोग का टोटल जो पूछेगा वो 17 मार्क्स का पूछेगा। यानी अर्थव्यवस्था जो सेक्शन है, अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट है, वहां से आप लोग को 17 अंक का प्रश्न पूछता है। ये सभी प्रश्न मैं कैसे बता रहा हूं, तो क्वेश्चन बैंक में आप सब जा करके देखिएगा। क्वेश्चन बैंक में आप लोग का दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितना अंक आता है और कि कौन सा क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। ये सभी चीजें जो है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लें। तो यहाँ पे देखते हैं 17 अंक में भी यहां से अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहां से लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय के। यहां से दीर्घ उत्तरीय के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ से 4 प्रश्न लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को आंसर जो देना है वो 2 ही का देना है। और चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो यहाँ पे आपका 2 अंक इससे हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय जो पूछे जाएंगे वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का ही आंसर देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है एक प्रश्न 4 अंक का होता है, तो यहाँ पे 4 अंक आपका हो जाएंगे। यहाँ से आप लोगों का 8 अंक मिलते हैं आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। बाकी जो क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बाकी क्वेश्चन जो बच रहा है वो 9 क्वेश्चन बच रहा है, क्योंकि 17 नंबर का एग्जाम है। 8 प्रश्न आप लोग को सब्जेक्टिव से पूछ ले रहा है, 9 जो प्रश्न पूछेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव से पूछेगा। और आज के समय में एग्जाम इतना आसान हो गया है, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, और जो भी दिक्कत होता है, जो भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए यहाँ पे 17 अंक समझ गए कि हमारे अर्थव्यवस्था से आता है। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था का यहाँ पे बहुत सारा परिभाषा दिया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें होता है उनके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को बैंक के बारे में पढ़ना होता है। बैंक में जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर रुपया पैसा के बारे में हम लोग को अर्थव्यवस्था में ही पढ़ना होता है। इसीलिए इसे धन का विज्ञान कहा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि धन का विज्ञान किसे कहते हैं, तो धन का विज्ञान आप लोग को अर्थव्यवस्था को ही कहा जाता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है सेम क्वेश्चन आप लोग को 2011 में, 13 में, 17 में, 19 में, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका 2 परिभाषा लिखेंगे, फिलहाल एक परिभाषा जान लीजिए। पहला परिभाषा है कि यह का मतलब आप लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था
यह ऐसा यह ऐसा तंत्र या ढांचा है, तंत्र या ढांचा है, ढांचा है जिसके अंतर्गत जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हमारी हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आर्थिक आर्थिक क्रियाएं क्रियाएं संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं होती हैं उसे हम अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं पहला डेफिनेशन था इसके यह ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम इससे आगे बात करें, नेक्स्ट जो हमारा परिभाषा है यहां से हम लिख सकते हैं, क्योंकि तो इसमें और भी आप चीजें जोड़ सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था क्या करता है, अर्थव्यवस्था हमें रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है, और रोजगार का अवसर कैसे प्रदान करता है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आर्थिक क्रियाओं का इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहाँ पे एक लाइन में आपका इसका परिभाषा मिल गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एक जो शब्द है वो बहुत ज्यादा खटक रहे होंगे, एक शब्द बहुत ज्यादा खटक रहे होंगे, यानी उसमें आप कंफ्यूज होंगे। ये सभी तो आप लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात, यहाँ पे भी आया है आपका आर्थिक क्रिया, यहाँ पे भी आया है आर्थिक क्रिया। आखिर ये आर्थिक क्रिया क्या है? अगर आर्थिक क्रिया का मतलब आप लोग को पता चल जाए तो आप लोग इस पूरे ये जो पूरा परिभाषा है आप लोग इसे समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा गया आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आर्थिक क्रिया क्या है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि एक आर्थिक क्रिया ही शब्द है जो हम लोग का ये पूरा डिफिनेशन को क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर दे रहा है, जहां समझ में नहीं आ पा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं का मतलब हुआ, क्रिया का मतलब समझते हैं ना, क्रिया का मतलब होता है काम, यानी काम करना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं से समझ लीजिए कि वैसी क्रियाएं यानी वैसा काम, वैसी क्रियाएं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में काम या कार्य भी हो सकता है, जिससे हमें आय प्राप्त होता है, जिससे हमें आय प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब समझ में आया कि वैसा काम, यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं जिससे हमको क्या मिलता है, आय। अब आय या तो वस्तु के रूप में भी हो सकता है या फिर रुपया के रूप में भी हो सकता है। तो वैसा काम जिसको करने से हमें आय प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आप काम कोई भी बता दीजिए, कोई भी काम हो, जैसे कृषि,
अब कृषि ये जो काम हम बता रहे हैं आपका अर्थव्यवस्था का भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, आर्थिक क्रिया का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कृषि से हमको आय कैसे प्राप्त होगा? देखिएगा अक्सर क्या होता है कि किसान जो होते हैं अपना जमीन पे फसल उपजाते हैं, फसल उपजा करके उसको क्या करते हैं, ले जाकर कहीं बेच देते हैं और बेचने पे उन लोगों को रुपया या पैसा या फिर कोई सी वस्तु की आवश्यकता जो होती है वो पूर्ण हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? अतः कृषि भी हमारा क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगी। अगला बात करें यहाँ पे उद्योग, अगला हमारा हो जाएगा उद्योग। कृषि उद्योग हो गया। उद्योग का मतलब उद्योग से भी हम पैसा कमा सकते हैं। उद्योग का मतलब जो कंपनियां लगती हैं, जो कारखाने होते हैं, उन सभी में भी लोग क्या करते हैं। अब देखिए उद्योग जो हो गया ये रोजगार का भी अवसर दे रहा है। कैसे रोजगार का अवसर दे रहा है? मान लीजिए कहीं कोई कंपनी है, किसी कंपनी में एक आदमी तो काम करते नहीं है, बहुत सारे आदमी काम करते हैं, तो उन आदमियों के लिए वो उद्योग का काम कर रहा है, यानी जो कारखाना है वो क्या कर रहा है? रोजगार का काम कर रहा है। इसलिए यह जो हमारा है उद्योग, ये रोजगार का भी अवसर दे रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो हमको रोजगार का भी अवसर देता है। यहाँ से और भी चीजें हो जाएंगी, जैसे हो जाएंगी यहाँ से परिवहन भी हम ले सकते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। बहुत सारी चीजें जो होंगी, बहुत सारी चीजें हमारा आर्थिक क्रिया हो जाएंगी। कोई भी हम काम करते हैं, इतना समझ लीजिए कि आर्थिक क्रिया वही होते हैं कि जिसको काम करने से कोई हमको लाभ मिले, जिसको काम करने से हमारे पास कुछ आए, और उसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, रुपया पैसा धन दौलत जो मिलता है वही हमारा आर्थिक क्रिया होता है। मान लीजिए जैसे एक देश है, कोई भारत देश है या कोई भी देश लीजिए, उसकी जनसंख्या जितनी होगी और उनका जितना क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगा, आर्थिक क्रिया होगा। इन सभी के आर्थिक क्रियाओं को, यानी आर्थिक क्रिया मतलब बोले तो उन सभी के आयों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्योंकि दूसरा परिभाषा से आप लोग को यही मिल रहा है ना कि आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं किसी देश में, उन सभी लोगों के आय को जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा जी? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि अर्थव्यवस्था आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था को संरचना या ढांचा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। और ये जो क्वेश्चन है यहां से आप इसको मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको आप मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे इन 2 नंबर के लिए। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सिर्फ आप या तो ये परिभाषा लिख दे, नहीं तो ये परिभाषा लिख दे, आप लोगों को सेम नंबर मिलेगा। लेकिन ये परिभाषा लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा दिखने में भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और ये भी सही है, ये भी सही है। कोई भी आप परिभाषा लिखते हैं तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। ये समझ लीजिए, यह यानी अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। आर्थिक क्रिया आप समझ गए कि आर्थिक क्रिया वो काम जिसको करने से हम लोग को आय प्राप्त होता है, उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो संपन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक यानी अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम क्या करते हैं? अपने मेहनत को और ज्यादा करते हैं। ये मेहनत आप ही लोग के लिए है, तो आप सब मनोबल हम लोग का बढ़ाइए। और मनोबल कैसे बढ़ाना है? वीडियो को लाइक करके। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संरचना, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर विभाजन। संरचना या ढांचा, संरचना या ढांचा के आधार पर तो देखिए संरचना या ढांचा के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग में कैसे बांटा गया है ये समझा रहा हूं आप लोगों को।
तो पहला भाग ध्यान से समझिएगा, पहला भाग हमारा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। दूसरा जो हमारा है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर लिख रहा हूं ताकि समझने में समझाने में आसानी हो। दूसरा को बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक या द्वितीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। थर्ड जो हमारा आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक या तृतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित जितने भी काम होंगे वो किस क्षेत्र में होंगे, प्राथमिक क्षेत्र में होंगे। कृषि, कृषि के बाद अगर हम बात करें पशुपालन, पशुपालन में आप कोई भी पशु पाल सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन इत्यादि यहाँ पे दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कृषि के अंतर्गत आती हैं, और जो भी कृषि के अंतर्गत होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए इसीलिए, क्योंकि कृषि से संबंधित क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, इसीलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है, कहीं कहीं आप लोग प्राथमिक क्षेत्र नहीं देगा, कृषि क्षेत्र दे देगा। तो कृषि क्षेत्र या कहीं कहीं सहायक क्षेत्र भी देता है। तो हम बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। याद रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। या फिर दूसरे तरीके से पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र को तो और किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र के नाम से। तो यहाँ पे आप समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि से संबंधित जितना भी काम होता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है हमारा उद्योग। और उद्योग में भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, दीर्घ उद्योग, ये सभी चीजें आती है। उद्योग में सभी उद्योग आ गई, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, वो सभी उद्योग के अंतर्गत आता है। उद्योग हो गया, यहाँ पे विनिर्माण कर लिख सकते हैं, या निर्माण करने वाला क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। हम बताएंगे विनिर्माण का मतलब क्या होता है, बताएंगे आप लोगों को। उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, बिजली हो जाएगी, बिजली इत्यादि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इत्यादि। यहाँ पे आप समझिए कि द्वितीय क्षेत्र क्या करता है। प्राथमिक क्षेत्र यहां से आप समझ पाए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, कि ये उत्पादन कर रहा है क्या चीज का। कृषि मतलब क्या है, कृषि क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, अपने जमीन पे फसल उपजाते हैं, यानी वस्तुओं का, यानी फसल का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, यानी वहां से फसल निकाला जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण, बिजली इत्यादि और भी संचार भी हो जाएंगे इसमें। तो ये क्या किया जाता है, इससे ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय उद्योग मतलब इसमें लघु उद्योग भी आ जाएगा, कुटीर उद्योग भी आ जाएगा और दीर्घ उद्योग भी आ जाएगा। विनिर्माण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उद्योग में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नई नई चीजें हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसी भी कंपनी में जाइएगा, प्राइवेट सेक्टर है जो भी, या सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर है, तो किसी भी कंपनी में आप जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाता है।
जैसे यहाँ पे, और ये भी है यहाँ पे समझिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन हुआ है, फिर यहाँ पे विनिर्माण यानी पुनः उसका निर्माण होगा। जैसे हम बताते हैं आपको, यहाँ से मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में किसान क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया। यहाँ पे समझिएगा, गेहूं का उत्पादन किया, और गेहूं का क्या करेगा, गेहूं को उत्पादन करके उद्योग में ले जाएगा। उद्योग का मतलब किसी मशीन में, आटा चक्की जो होता है, आटा चक्की के मशीन में ले जाएगा, और वहां से यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र का ये जो गेहूं हमारा आ रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र से ये कहाँ लेकर जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में ले जाएगा, यानी किसी मशीन में लेकर के जाएगा। वहां से गेहूं से हमारा क्या बनेगा जी, आटा बनेगा, गेहूं से आटा बनेगा। तो ये तो निर्माण हुआ ही था, ये हमारा गेहूं जो था, गेहूं हमारा जमीन से निकाला गया था, यानी इसका निर्माण हुआ था। लेकिन यहां से फिर ये द्वितीय क्षेत्र में जैसे ही आया, वहां भी इसका निर्माण हो गया, यानी पुनः निर्माण भी हम बोल सकते हैं इसको, या फिर विनिर्माण भी बोल सकते हैं, यानी इसका दोबारा निर्माण हुआ। वैसे ही हो जाएगा हमारा क्या चीज, वैसे ही हो जाएगा धान हो जाएगा। यहाँ पे बोले तो यहाँ पे सरसों हो जाएगा, क्योंकि सरसों ये सब क्या है, खेती से होता है ना, जमीन से निकलता है, और ये सब कौन करता है, किसान करता है। तो यहाँ से धान से यहाँ पे आइएगा तो चावल का निर्माण होगा, विनिर्माण होगा। सरसों से हमारा यहाँ पर आइएगा तो तेल का विनिर्माण होगा। यानी वस्तु, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है जी, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा ये बात कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हमारा जो होगा वो वस्तुओं का निर्माण करेगा, और तृतीय क्षेत्र क्या करेगा, आगे बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र आप समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। द्वितीय क्षेत्र को यहां पे बोले तो द्वितीय क्षेत्र को हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान से इसको देखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग का द्वितीय क्षेत्र कहीं कहीं नहीं देता है, औद्योगिक क्षेत्र दे देगा। तो औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ही आप समझिएगा द्वितीय क्षेत्र होता है। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो यहां पे आप समझ पाए कि द्वितीय क्षेत्र हमारा क्या होता है। तब प्राथमिक और द्वितीय समझ गए। तृतीय क्षेत्र चलते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, और तृतीय क्षेत्र को देखिए, इसमें आ जाएंगे बैंक, परिवहन, शिक्षा, इत्यादि। यहां से आप एग्जाम्पल भी हैं अपना से बना सकते हैं, बस आप समझिए, समझने के लिए चीजें हम बता रहे हैं आप लोग को। तृतीय क्षेत्र क्या करता है, ये जैसा कि हम बताए अभी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ये क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है ये हमारा वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि इन दोनों के उत्पादन प्रक्रिया में ये क्या करता है, मदद करता है। मदद कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले समझ लीजिए कि तृतीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। अब तृतीय क्षेत्र जैसे बैंक आया, परिवहन आया, शिक्षा आया, इत्यादि। यानी बैंक में क्या होता है, बैंक हमको क्या करता है, हम बैंक में अपना जो भी रुपया पैसा होता है उसको बैंक में जमा करते हैं, और उसको समय पर जाकर के जब जरूरत पड़ता है हमें तो जाकर के वहां से निकालते हैं। तब बैंक हमको कोई वस्तु नहीं दे रहा है, बैंक हमको क्या करता है कि हमारा ही पैसा हमको वापस करता है। बैंक हमको क्या करता है, हमको सेवा देता है। वहां पर जाएंगे हम बैंक में तो हमको वो सेवा प्रदान कर देगा, सुविधा देगा, सेवा देगा। परिवहन, जैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाना है तो हम परिवहन का उपयोग करते हैं। और परिवहन मतलब क्या होता है कि यात्रा करने के साधन को हम परिवहन कहते हैं। यात्रा करने के साधन को परिवहन कहते हैं। परिवहन में बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपका ये बस हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगी, जहाज हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्या है, परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी हम लोग का क्या करता है, सेवा प्रदान करते हैं। ये कोई वस्तु हम लोग को नहीं देते हैं, सेवा देते हैं। यहां से आए शिक्षा।
शिक्षा हम लोग कहीं जाते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस की मदद से, तो यहाँ पे आप लोग को हम कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। आपके शिक्षा प्रक्रिया में हम आपका क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सेवा ही है। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र को यानी यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। यहां से आप समझिएगा, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाएगा, और यहाँ पे आपका सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाएगा। तो आपका ये कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसको भी याद रखना है। इन लोगों के साथ साथ रिलेट कर लीजिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में उद्योग का काम होता है तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित कार्य होता है तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र क्या करता है, सेवा प्रदान करता है तो सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं। चलिए अब एक पॉइंट यहाँ पे आप बता देते हैं कि तृतीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का सहयोग कैसे करता है। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कैसे सेवा देगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि जो है, जो किसान लोग हैं, किसी के पास पैसा की कमी हो जाती है, किसी के पास पैसा की कमी हो जाती है तो वो किसान डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, या फिर कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, वहां से वो लोन अप्लाई करेगा खेती करने के लिए। मान लीजिए उसके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है जिससे वो खेती स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो बैंक में जाकर के लोन के रूप में क्या करेगा, बैंक से मदद मांगेगा कि हमको कुछ रुपये पैसा की जरूरत है, आप प्रदान करें। तो बैंक क्या करेगा, इसको जांच पड़ताल करने के बाद इसको रुपया के रूप में क्या करेगा, बैंक अपना सहायता कर देगा। यानी बैंक क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र का सेवा किया। तो इस तरह से इसका भी काम हो जाएगा, और बैंक क्या कर दिया, अपना सेवा कर दिया। वो अलग बात है वो पैसा लेगा, लेकिन तब तक के लिए सेवा किया ना इसका। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का क्या करेगा, वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में मदद करेगा। यानी यहाँ से जब एक किसान खेती शुरू कर दिया तो वहां से फसलों का उत्पादन कर लेगा। अब फसल का उत्पादन किया, इस तरीके से तृतीय क्षेत्र क्या किया, उसका मदद किया। द्वितीयक में देखें, द्वितीयक में मान लीजिए कोई हम बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्योग लगाते हैं, या लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, कोई भी उद्योग लगाएंगे तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, पैसा का, रुपया पैसा का जरूरत पड़ता है। तो ये भी क्या करेगा, बैंक से सहायता ले सकता है, ये भी जाकर लोन अप्लाई करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा तृतीय क्षेत्र क्या किया, द्वितीय क्षेत्र का भी मदद कर दिया। और यहाँ से फिर जो कंपनी बैठेगी, जो उद्योग बैठेगा, वहां से वस्तुओं का भी निर्माण होगा या फिर वस्तुओं का निर्माण होगा। तो ये भी क्या किया, निर्माण प्रक्रिया में तृतीय क्षेत्र द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र को क्या किया, वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में मदद किया, सेवा किया। तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब समझ में आया होगा आपको कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। फिलहाल समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में जरूर आएगा। हाँ, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि अभी ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द इसको भी दूर किया जाएगा। तो यहाँ से समझ लीजिए, आज हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होता है किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को संरचना या ढांचा के आधार पर कितने क्षेत्रों में या कितने वर्गों में या कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतना जो आज हम लोग पढ़े हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर एक बार जाकर देखिएगा, फिर इस वीडियो को आकर के देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान में कितने अंक का क्वेश्चन आता है, इन सभी चीजों के बारे में बताया हूं। सभी सब्जेक्ट के बारे में, इतिहास से कितना क्वेश्चन आता है, कितने अंक का मार्क्स पूछे जाते हैं, भूगोल से कितने आते हैं, राजनीतिक शास्त्र से कितने आते हैं, अर्थव्यवस्था तो बता ही दिया कि 17 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल।
इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछता है, 2 का आंसर देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछता है, 1 का आंसर देना होता है। तो इस तरह से आप लोग को वो वीडियो जरूर देख लेना है, उससे सभी विषय का आपका जो भी अंक है वो पता चल जाएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।